नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट रोशन जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी रोशन जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और मैं उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर के पास एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। हाँ, वही ट्रक ड्राइवर जिनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर, अनजान शहरों में और गाड़ी के केबिन में ही कट जाता है। पिछले 10 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ। इन 10 सालों में मैंने उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा कोना छोड़ा हो जहां अपने इस 12 चक्के वाले साथी को न ले गया हो। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों की उन खतरनाक, घुमावदार और संकरी सड़कों तक जहां एक तरफ ऊंचा पहाड़ होता है और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई, मैंने हर जगह गाड़ी चलाई है। आप लोगों ने अक्सर पहाड़ों से जुड़ी भूत, प्रेत और आत्माओं की कहानियां सुनी होंगी। लोग कहते हैं कि पहाड़ों में रात के वक्त अजीब ताकतें घूमती हैं। कोई सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती है, तो कहीं किसी पुराने हादसे में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। जब भी मैं किसी ढाबे पर रुकता या ट्रांसपोर्ट अड्डे पर दूसरे ड्राइवरों के साथ बैठता, तो ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिलती थी। कोई कहता कि फलाने मोड़ पर रात को मत रुकना, वहां एक साइकिल वाला लड़का अचानक ट्रक के सामने आ जाता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। कोई किसी पुराने मंदिर के पास की सड़क को मनहूस बताता था। लेकिन सच कहूं तो मुझे इन बातों पर कभी यकीन नहीं हुआ। मैं हमेशा यही सोचता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, जो या तो लोगों ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए बना ली हैं या फिर नए ड्राइवरों को डराने के लिए। मेरा मानना था कि असली खतरा ये भूत प्रेत नहीं, बल्कि सड़क के गड्ढे, तेज रफ्तार से आते दूसरे वाहन और मौसम का बिगड़ता मिजाज होता है। मैं अपने काम से काम रखता था, माल उठाना, सही सलामत मंजिल तक पहुंचाना और फिर अगले चक्कर की तैयारी करना। मेरी दुनिया इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी। मुझे लगता था कि जब तक इंसान का इरादा मजबूत है और दिल में कोई वहम नहीं है, तब तक कोई भी अदृश्य शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर शायद मैं गलत था। मैं इस बात से अनजान था कि जिंदगी कभी कभी आपको ऐसी सच्चाइयों से भी रूबरू करवाती है जिन्हें मानने के लिए आपका दिमाग तैयार ही नहीं होता। मेरे साथ भी एक ऐसा ही हादसा होने वाला था। एक ऐसा सफर शुरू होने वाला था जो मेरी सोच, मेरी हिम्मत और मेरे वजूद तक को हिलाकर रख देने वाला था। एक ऐसा सफर जिसने मुझे ये मानने पर मजबूर कर दिया कि जिन चीजों को हम सिर्फ कहानियां समझते हैं, वो कभी कभी हमारी जिंदगी की हकीकत भी बन सकती हैं। ये बात आज से लगभग 2 साल पहले की है। सर्दियों के दिन थे और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हो चुकी थी। ज्यादातर ऊपरी इलाकों के रास्ते या तो बंद हो गए थे या फिर उन पर सिर्फ जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को ही जाने की इजाजत थी। मैं भी 2-3 चक्कर लगाकर लौटा था और सोच रहा था कि अब कुछ दिन आराम करूंगा। हमारे ट्रांसपोर्ट अड्डे के मालिक, जिन्हें हम सब सेठ जी कहते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे कहा था, रोशन, अभी ऊपर के काम कम है, तू हफ्ता 10 दिन घर पर आराम कर, कोई नया काम आएगा तो बताऊंगा। मैं भी खुश था। घर पर बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताने का मौका किसे अच्छा नहीं लगता। लगभग 4-5 दिन बीत चुके थे। मैं घर पर था और पूरी तरह से बेफिक्र था। उस दिन शाम का वक्त था, सूरज ढलने ही वाला था। मैं अपने आंगन में बैठकर चाय पी रहा था कि तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर सेठ जी का नाम चमक रहा था। मैंने थोड़ा हैरानी से फोन उठाया। हाँ जी सेठ जी, खैरियत? मैंने पूछा। दूसरी तरफ से सेठ जी की गंभीर आवाज आई, रोशन, कहाँ है तू? घर पर ही हूँ सेठ जी, आपने ही तो छुट्टी दी थी, मैंने जवाब दिया। सुन, एक बहुत जरूरी काम आया है और यह काम सिर्फ तू ही कर सकता है। उनकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा क्या काम आ गया सेठ जी? मैंने तो सोचा था अभी कुछ दिन और मैं अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही उन्होंने मुझे टोक दिया। देख रोशन, बात पैसों की नहीं है। पार्टी बहुत बड़ी है और काम बहुत नाजुक है। दिल्ली से कुछ महंगा कंस्ट्रक्शन का सामान आया है जिसे उत्तराखंड में ही एक जगह पहुंचाना है। जगह का नाम है पाषाणगढ़। पाषाणगढ़, मैंने यह नाम पहली बार सुना था। मैंने 10 साल में उत्तराखंड का चप्पा चप्पा छान मारा था, पर इस नाम की कोई जगह मेरे ध्यान में नहीं थी। सेठ जी, ये पाषाणगढ़ कहां पड़ता है? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। मैंने अपनी शंका जाहिर की। यह रुद्रप्रयाग से आगे एक अंदरूनी इलाके में पड़ती है।
एक प्राइवेट एस्टेट जैसी जगह है। रास्ता थोड़ा खराब है, पर तू अनुभवी ड्राइवर है, तू आराम से ले जाएगा। तुझे आज रात ही निकलना होगा और कोशिश करनी है कि कल सुबह तक सामान पहुंचा दे। उन्होंने एक ही सांस में सब कह दिया। आज रात ही? सेठ जी, आपको तो पता है मैं रात में पहाड़ों पर गाड़ी चलाने से बचता हूँ, खासकर सर्दियों में। मुझे पता है रोशन, इसीलिए तो तुझे फोन किया है। इस काम के लिए पार्टी मुंह मांगी रकम दे रही है। जितना तू महीने में कमाता है उतना तुझे एक चक्कर का मिलेगा। बस सामान सही सलामत और वक्त पर पहुंचना चाहिए। और हाँ, एक और बात, इस डिलीवरी के बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल चुपचाप जाना है और चुपचाप वापस आना है। पैसे का लालच और काम का रहस्य दोनों ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी। एक तरफ परिवार के साथ रहने का आराम था, तो दूसरी तरफ एक ही चक्कर में महीने भर की कमाई। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आता हूं अड्डे पर। आप गाड़ी तैयार रखवाइए। शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, जल्दी आ, कहकर उन्होंने फोन काट दिया। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि एक जरूरी काम आ गया है और मुझे निकलना होगा। वह थोड़ी नाखुश हुई, पर जानती थी कि मेरा काम ही ऐसा है। मैंने जल्दी से अपना सामान एक छोटे से बैग में पैक किया और ट्रांसपोर्ट अड्डे की ओर निकल पड़ा। जब मैं अड्डे पर पहुंचा तो रात गिरने लगी थी। मेरा ट्रक, मेरा भरोसेमंद साथी, पहले से ही लोडेड खड़ा था। माल को ऊपर से तिरपाल से अच्छी तरह ढक दिया गया था। सेठ जी वहीं मेरा इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। आ गया तू? उन्होंने मुझे देखते ही कहा। हाँ जी, सामान क्या है जो इतनी जल्दी और इतना रहस्य बनाकर भेजना पड़ रहा है? मैंने पूछा। तू इन सब चक्करों में मत पड़, बस इतना समझ ले कि यह किसी बड़े साहब का सामान है। संगमरमर के बड़े बड़े पत्थर और कुछ मशीनरी है, बहुत कीमती है। तुझे बस इसे पाषाणगढ़ की कोठी तक पहुंचाना है। उन्होंने मेरे हाथ में कागजात और एक एडवांस का मोटा लिफाफा थमाते हुए कहा। मैंने लिफाफा जेब में रखा और गाड़ी के कागजात देखे। डेस्टिनेशन के पते वाली जगह पर सिर्फ पाषाणगढ़ एस्टेट लिखा था और कोई संपर्क नंबर नहीं था। बस एक छोटा सा हाथ से बना नक्शा था जो रुद्रप्रयाग के बाद एक अनजान रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। सेठ जी, कोई फोन नंबर तो दे देते पार्टी का, ताकि वहां पहुंचकर संपर्क कर सकूं, मैंने कहा। उसकी जरूरत नहीं है। जब तू उस रास्ते पर मुड़ेगा तो कुछ दूर जाकर तुझे एक बड़ा सा लोहे का गेट मिलेगा। वहां गार्ड होगा, वो तुझे पहचान लेगा। मैंने तेरी गाड़ी का नंबर उन्हें बता दिया है, उन्होंने कहा, और फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, रोशन, ध्यान से जाना। रास्ता नया है और रात का सवार है। किसी की बातों में मत आना, कहीं रुकना मत, बस अपनी मंजिल पर ध्यान देना। उनकी ये आखिरी बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, जैसे वो सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि कोई चेतावनी दे रहे हों। मैंने हमेशा की तरह इसे उनकी फिक्र समझकर सिर हिला दिया। मैंने अपनी कुलदेवी को मन ही मन याद किया, ट्रक के स्टीयरिंग व्हील को चूमा और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। इंजन की गड़गड़ाहट ने अड्डे के सन्नाटे को तोड़ा। मैंने गाड़ी को धीरे धीरे मुख्य सड़क की ओर बढ़ाया। जब मैं अड्डे के गेट से बाहर निकल रहा था तो मेरी नजर गेट के पास अंधेरे में खड़ी एक परछाई पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई बूढ़ा आदमी खड़ा मुझे घूर रहा हो। उसने एक पुरानी सी चादर ओढ़ रखी थी और उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि पूछूं कि उसे क्या चाहिए, पर फिर सोचा कि अड्डे पर न जाने कितने लोग आते जाते रहते हैं। मैंने हॉर्न दिया और गाड़ी आगे बढ़ा ली। साइड मिरर में देखा तो वो परछाई वहां नहीं थी। शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, मैंने सोचा और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर दिया। ऋषिकेश से निकलकर गाड़ी ने पहाड़ी रास्ते पकड़ लिए थे। रात के 9:30 बज चुके थे। सड़क पर ट्रैफिक काफी कम था। सर्दियों की रातें वैसे भी जल्दी सुनसान हो जाती हैं। मैं अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। केबिन में धीमे धीमे पुराने गाने बज रहे थे और हीटर की गर्म हवा एक सुकून दे रही थी। देवप्रयाग पार करते करते रात के 11 बज गए। यहां से आगे का रास्ता और भी सुनसान और घुमावदार हो जाता है। मैं पूरी सावधानी से ड्राइव कर रहा था। मेरी नजरें सड़क पर और कानों में इंजन की आवाज पर टिकी थी। ट्रक ड्राइवर के लिए इंजन की आवाज उसके दिल की धड़कन जैसी होती है। उसकी लय में जरा सा भी बदलाव उसे बता देता है कि कुछ गड़बड़ है। अभी सब कुछ ठीक था। रुद्रप्रयाग पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले एक लंबा सुनसान स्ट्रेच आता है। यहाँ सड़क एक तरफ नदी के साथ चलती है और दूसरी तरफ घने जंगल हैं। रात के अंधेरे में यह जगह और भी भयानक लगती है। मैं उस रास्ते से गुजर रहा था कि तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी। एक बहुत ही धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज।
रोको। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। केबिन में मेरे सिवा कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद बाहर से कोई आवाज आई होगी या फिर यह मेरा वहम है। मैंने गानों की आवाज थोड़ी तेज कर दी और गाड़ी की रफ्तार बनाए रखी, पर कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार ज्यादा साफ। रोको, मदद चाहिए। मेरा दिल जोर से धड़का। इस वीरान सड़क पर आधी रात को कौन मदद मांग रहा है? मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की और हेडलाइट्स की रोशनी में दूर तक सड़क को देखने की कोशिश की। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, न कोई इंसान, न कोई गाड़ी। मेरे मन में सेठ जी की बात गूंजी, कहीं रुकना मत। मैंने अपने दिमाग को झटलाया और एक्सीलरेटर पर फिर से पांव रख दिया। जरूर कोई वहम होगा, मैंने खुद से कहा, लेकिन अब मेरे मन में एक अनजाना सा डर घर करने लगा था। मैंने गाने बंद कर दिए और पूरी तरह खामोशी में गाड़ी चलाने लगा। हर मोड़ पर, हर परछाई में मुझे लगता जैसे कोई खड़ा है। मैं बस जल्द से जल्द रुद्रप्रयाग पहुंचना चाहता था, जहां थोड़ी चहल पहल मिल सके। मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि यह डर तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खौफनाक सफर तो अभी बाकी था। वो सफर जो मुझे पाषाणगढ़ तक ले जाने वाला था, लेकिन जिसकी कीमत शायद मुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। उस रात अंधेरी सड़क पर सिर्फ मेरा ट्रक नहीं दौड़ रहा था, बल्कि मेरे साथ दौड़ रही थी एक ऐसी हकीकत जो कहानियों से कहीं ज्यादा डरावनी और कल्पना से कहीं ज्यादा वास्तविक थी। जिस आवाज ने मुझे सड़क पर गाड़ी रोकने के लिए कहा था, वो मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी। मेरा दिल किसी रेस के घोड़े की तरह भाग रहा था और मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर पसीने से भीग रहे थे। मैंने खुद को हजारों बार कोसा कि मैंने सेठ जी की बात क्यों नहीं मानी और इस रात के सफर के लिए हाँ क्यों कह दी। महीने भर की कमाई एक चक्कर में मिलना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर जान ही न बचे तो ऐसे पैसे का क्या फायदा। मेरे दिमाग में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगे। क्या सड़क पर सच में कोई था, या फिर यह सिर्फ मेरे दिमाग का वहम था जो ज्यादा थकान और अकेलेपन की वजह से पैदा हो रहा था। मैं इन्हीं सवालों में उलझा हुआ गाड़ी चलाता रहा। हर अगले मोड़ पर दिल में एक हुक सी उठती कि कहीं कोई अचानक हेडलाइट की रोशनी में ना आ जाए। पहाड़ों की रातें वैसे भी डरावनी होती हैं, लेकिन उस रात का अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था, जैसे वो मुझे निगल जाने के लिए तैयार बैठा हो। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की परछाइयां ऐसी लग रही थी मानो कोई हाथ फैलाए खड़ा हो। मैंने केबिन की लाइट जला ली, जैसे उस छोटी सी रोशनी से अंधेरे का खौफ कम हो जाएगा। कुछ देर बाद दूर मुझे कुछ टिमटिमाती हुई बत्तियां दिखाई दी। वो रुद्रप्रयाग का कस्बा था। शहर की रोशनी देखकर मेरे शरीर में जैसे जान आ गई। वो एहसास ठीक वैसा ही था जैसे किसी डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा मिल जाए। मैंने फैसला किया कि मैं कस्बे के बाहर किसी ढाबे पर रुकूंगा। एक तो गर्म चाय पीकर थोड़ी हिम्मत आएगी, और दूसरा कुछ देर लोगों के बीच रहकर मन का वहम भी शायद दूर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग के बाहरी छोर पर एक पुराना सा ढाबा था जो 24 घंटे खुला रहता था। मैंने अपना ट्रक सड़क के किनारे खड़ा किया और इंजन बंद कर दिया। इंजन के बंद होते ही एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया, जिसे सिर्फ दूर बहती अलकनंदा नदी की गड़गड़ाहट तोड़ रही थी। मैं ट्रक से नीचे उतरा और ढाबे की ओर चल दिया। ढाबा काफी साधारण सा था। बाहर 2-4 चारपाइयां पड़ी थीं और अंदर कुछ लकड़ी की बेंचें। कोयले के चूल्हे पर एक लड़का रोटियां सेंक रहा था और उसकी महक हवा में फैली हुई थी। कोने में एक बूढ़ा सा ढाबे का मालिक बैठा ऊँघ रहा था। मेरे अलावा वहां कोई और ग्राहक नहीं था। शायद ज्यादातर गाड़ियां या तो कस्बे के अंदर रुकती थीं या फिर दिन में ही अपना सफर पूरा कर लेती थीं। एक कड़क सी चाय बना दो भाई, मैंने बेंच पर बैठते हुए कहा। लड़के ने सिर हिलाया और चाय बनाने लगा। मैं वहां बैठकर अपने कांपते हुए हाथों को देख रहा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, रोशन तू पागल हो गया है। 10 साल से गाड़ी चला रहा है, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जरूर नींद की कमी का असर है। तभी ढाबे में 2 लोग दाखिल हुए। एक बेहद बूढ़ा आदमी था जिसकी कमर झुकी हुई थी। उसने एक मैला सा गर्म शॉल ओढ़ रखा था और वह जोर जोर से खांस रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा हो। उसके साथ एक नौजवान लड़का था जिसकी उम्र कोई 20-22 साल रही होगी। लड़का हट्टा कट्टा था और उसने बूढ़े आदमी को मजबूती से सहारा दे रखा था। पर उस लड़के की आंखों में कुछ अजीब था। वे बिल्कुल खाली और भावहीन थी, जैसे कांच की गोलियां हों। वे दोनों आकर मेरे सामने वाली बेंच पर बैठ गए। बूढ़े आदमी की सांस फूली हुई थी। लड़के ने ढाबे वाले को 2 चाय का इशारा किया। मेरी नजरें बार बार उन पर जा रही थीं। वे कौन थे?
इस वक्त यहाँ क्या कर रहे थे? चाय आने के बाद बूढ़े आदमी ने कांपते हुए हाथों से गिलास पकड़ा और एक घूंट भरा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। बेटा, ट्रक ड्राइवर हो? उसने एक बहुत ही धीमी और घरघराती हुई आवाज में पूछा। हाँ बाबा, मैंने जवाब दिया। कहाँ जा रहे हो? आगे जाना है, एक गांव में सामान पहुंचाना है, मैंने गोलमोल सा जवाब दिया। यह सुनकर बूढ़े आदमी के चेहरे पर थोड़ी चमक आ गई। उसने अपने साथ बैठे लड़के की तरफ देखा और फिर मुझसे बोला, बेटा, क्या तुम हमारी थोड़ी मदद कर सकते हो? मेरे कान खड़े हो गए। सेठ जी की चेतावनी मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। किसी की बातों में मत आना। कैसी मदद बाबा? मैंने रूखेपन से पूछा। हमारी पुरानी गाड़ी थी बेटा, कुछ किलोमीटर पीछे ही खराब हो गई। इस ठंड में हम लोग पैदल यहाँ तक पहुंचे हैं। हमें भी आगे ही जाना है। पाषाणगढ़ के रास्ते पर हमारा छोटा सा गांव है। अगर तुम उधर ही जा रहे हो तो हमें भी अपनी गाड़ी में बिठा लो। सुबह होने तक तो यहाँ कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं मिलेगी। इस बुढ़ापे में, इस ठंड में यही रात गुजारूंगा तो शायद सुबह देख ही ना पाऊं। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह फिर से खांसने लगा। पाषाणगढ़ का नाम सुनते ही मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। यह महज एक इत्तेफाक था या कुछ और? जिस अनजान जगह पर मैं जा रहा था, ये लोग भी वहीं का रास्ता पूछ रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से कहने लगा, नहीं रोशन, साफ मना कर दे। देखो बाबा, माफ करना, मेरे ट्रक में पहले से ही बहुत सामान लदा हुआ है और कंपनी का सख्त नियम है कि रास्ते में किसी सवारी को नहीं बिठाना। मैंने नजरें चुराते हुए कहा। मेरा जवाब सुनकर बूढ़े आदमी का चेहरा उतर गया। वह कुछ नहीं बोला, बस लाचारी से मेरी तरफ देखता रहा। लेकिन जो जवान लड़का था वह अब भी मुझे उन्हीं खाली नजरों से घूर रहा था, बिना एक भी शब्द बोले। उसका इस तरह घूरना मुझे बहुत असहज कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी आंखों के आर पार देख रहा हो, मेरे दिमाग में चल रहे डर को पढ़ रहा हो। ढाबे का मालिक, जो अब तक हमारी बातें सुन रहा था, बोला, अरे बेटा, मदद कर दे बेचारे बुढ़े की। देख तो कितनी ठंड है, इंसान ही इंसान के काम आता है। अब मैं धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ मेरा डर और सेठ जी की चेतावनी थी, दूसरी तरफ एक लाचार बूढ़ा आदमी और मेरी इंसानियत। मैंने बूढ़े आदमी की तरफ देखा जो अब ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। मुझे अपने बच्चों का ख्याल आया। मैंने सोचा, अगर मेरे पिता कभी ऐसी हालत में फंस जाएं तो? ठीक है बाबा, मैंने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आप बैठ जाना, पर सिर्फ केबिन में ही जगह मिलेगी। यह सुनते ही बूढ़े आदमी के चेहरे पर जो खुशी आई उसे बयान नहीं किया जा सकता। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। बहुत मेहरबानी बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। उसका साथ बैठा लड़का अभी चुप था, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई खुशी या आभार का भाव नहीं था। वो एक ठंडी रहस्यमयी मुस्कान थी। बस बेटा, हमारा एक छोटा सा संदूक है, उसे भी ट्रक में रखवाना पड़ेगा, बूढ़े आदमी ने कहा। ठीक है, कहाँ है? मैंने पूछा। सड़क के उस पार रखा है जहां हमारी गाड़ी खराब हुई थी। ज्यादा भारी नहीं है, मेरा पोता तुम्हारी मदद कर देगा, उसने उस जवान लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं चाय के पैसे देकर उनके साथ ट्रक की तरफ बढ़ा। जब हम सड़क पार करके दूसरी तरफ पहुंचे तो अंधेरे में मुझे एक बहुत पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। वह देखने में ही काफी वजनी लग रहा था। संदूक पर कुछ अजीब से फूल पत्तियों जैसे डिजाइन उकेरे हुए थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। यही है, लड़के ने पहली बार अपनी आवाज निकाली। उसकी आवाज भी उसकी तरह ही सपाट और गहरी थी। इसे उठाकर ट्रक तक ले जाना होगा, मैंने कहा। जब मैंने और उस लड़के ने संदूक को उठाया तो मेरे होश उड़ गए। ज्यादा भारी नहीं है, कहने वाले बाबा सरासर झूठ बोल रहे थे। वो संदूक इतना ज्यादा भारी था कि मेरी और उस हट्टे कट्टे लड़के की पूरी ताकत लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी के अंदर लकड़ी नहीं बल्कि पत्थर या लोहा भरा हो। बड़ी मुश्किल से हम उसे घसीटते हुए ट्रक तक लाए और फिर जोर लगाकर उसे ड्राइवर की सीट के पीछे वाली खाली जगह में टिकाया। मेरी सांस फूल चुकी थी। इसमें ऐसा क्या भर रखा है बाबा जो इतना भारी है? मैंने हांफते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, हमारे पुरखों की कुछ पुरानी चीजें हैं और पीतल के बर्तन हैं, गांव जाकर बेचने हैं, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। मुझे उसका जवाब तसल्ली बख्श नहीं लगा, पर अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। मैंने उन दोनों को केबिन में बैठने को कहा। बूढ़ा आदमी खिड़की वाली सीट पर बैठ गया और लड़का मेरे बगल में बीच वाली सीट पर। उनके बैठते ही ट्रक का छोटा सा केबिन भरा भरा और घुटन भरा लगने लगा।
एक अजीब सी सीलन और पुरानी लकड़ी की मिली जुली गंध केबिन में भर गई थी। मैंने एक गहरी सांस ली और ट्रक दोबारा स्टार्ट किया। अब रात काफी हो चुकी थी और सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा था। गाड़ी फिर से उसी अंधेरे और सन्नाटे में दौड़ने लगी। केबिन में पूरी खामोशी थी, सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और बाबा की खांसी की आवाज आ रही थी। मुझे गाड़ी चलाते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था। मैं पूरी तरह से सड़क पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे बगल में बैठे उस लड़के की मौजूदगी मुझे बेचैन कर रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि वह लगातार मुझे ही देखे जा रहा है। मैंने कनखियों से देखा, वह सच में मेरी तरफ ही देख रहा था और उसके चेहरे पर वही अजीब ठंडी मुस्कान थी। इस बार उस मुस्कान को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसकी नजरों को अनदेखा करने के लिए बाहर अंधेरे में देखने लगा। तभी एक तीखा घुमावदार मोड़ आया। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की और ट्रक का पिछला हिस्सा देखने के लिए आदत के अनुसार अपने दाहिनी तरफ के साइड मिरर में झांका, और उस एक पल के लिए जो मैंने उस शीशे में देखा, उसने मेरे खून को रगों में जमा दिया। शीशे के अक्स में जो चांद की हल्की सी रोशनी में चमक रहा था, मुझे मेरे बगल में बैठे लड़के का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो चेहरा इंसानी नहीं था। बस एक पल के लिए, एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए उसका चेहरा मुझे सड़ा हुआ और गला हुआ दिखाई दिया। उसकी त्वचा भूरी और सूखी थी, जैसे किसी पुरानी लाश की हो। उसकी आंखें जो मुझे खाली लगती थीं, उस अक्स में 2 गहरे काले गड्ढों जैसी दिख रही थीं, और उसके मुस्कुराते हुए होंठ पीछे की ओर खींचे हुए थे, जिनके नीचे से तेज नुकीले और पीले दांत झांक रहे थे। एक भयानक अमानवीय चेहरा। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। मैंने झटके से अपना सिर घुमाया और सीधे उस लड़के की तरफ देखा। वह बिल्कुल पहले जैसा ही बैठा था, एक साधारण सा हट्टा कट्टा नौजवान, जिसके चेहरे पर वही परेशान कर देने वाली मुस्कान थी। वहां कोई सड़ा हुआ चेहरा नहीं था, कोई नुकीले दांत नहीं थे। क्या यह भी मेरा वहम था? क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही थीं? या फिर मैंने उस एक पल के लिए उस चीज का असली रूप देख लिया था, जिसे मैं इंसान समझकर अपनी गाड़ी में बिठाए हुए था। मैं सुन्न होकर स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़े हुए था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। ढाबे पर मिली राहत और हिम्मत अब भाप बनकर उड़ चुकी थी। मुझे एहसास हो गया था कि सड़क पर सुनाई दी आवाज कोई वहम नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया था। असली खौफनाक सफर अब शुरू हुआ था, क्योंकि असली डर बाहर अंधेरे में नहीं, बल्कि मेरे अपने ट्रक के केबिन के अंदर मेरी बगल वाली सीट पर ही बैठा हुआ था, और मैं अपनी मर्जी से उस खौफ का ड्राइवर बन चुका था। शीशे में जो खौफनाक मंजर मैंने देखा था, उसने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया था। मेरे लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि मेरी आंखों ने जो देखा वो सच था। मैं बार बार खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था कि शायद अंधेरे और तेज रोशनी के खेल में मुझे कुछ और दिख गया होगा, पर मेरा दिल इस दलील को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो चेहरा, वो सड़ी हुई खाल और वो नुकीले दांत एक पल के लिए ही सही, पर मेरे दिमाग में किसी लोहे के दाग की तरह छप चुके थे। मेरे बगल में बैठा वो लड़का अब भी उसी तरह चुपचाप था, चेहरे पर वही भावहीन मुस्कान ली, लेकिन अब उसकी वो मुस्कान मुझे किसी शैतान की मुस्कान लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे डर का मजा ले रहा हो, जैसे वो जानता हो कि मैंने उसका असली रूप देख लिया है और अब मैं पूरी तरह उसके कब्जे में हूं। बूढ़ा आदमी अब भी खांस रहा था, लेकिन उसकी खांसी में भी अब मुझे एक बनावटीपन महसूस हो रहा था। मैंने अपनी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर और मजबूत कर ली। मेरे दिमाग में हजारों विचार एक साथ दौड़ रहे थे। मैं क्या करूं? क्या मैं ट्रक रोककर उन्हें नीचे उतरने के लिए कहूं? नहीं, यह बेवकूफी होगी। वो 2 हैं और मैं अकेला। अगर वो सच में वो चीज है जो मैंने शीशे में देखी थी, तो मेरा उनसे सीधे तौर पर निपटना नामुमकिन था। क्या मैं ट्रक को किसी खाई की तरफ मोड़ दूं? यह ख्याल आते ही मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। नहीं, मुझे जीना था, अपने परिवार के पास वापस लौटना था। तभी मेरे नथुनों में एक अजीब सी गंध आने लगी। यह एक मीठी सड़ी हुई सी गंध थी, जैसे कोई जानवर मरकर कई दिनों से कहीं पड़ा हो और उसकी लाश सड़ रही हो। यह गंध तीखी होती जा रही थी। मैंने कनखियों से देखा, वो लड़का अब भी शांत बैठा था, पर मुझे यकीन था कि यह गंध उसी के पास से या फिर उस भारी भरकम लकड़ी के संदूक से आ रही थी। अब मेरे मन में कोई शक नहीं रह गया था। मैं किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि किसी भयानक अमानवीय शक्ति के साथ सफर कर रहा था। मेरा ट्रक अब सिर्फ एक ट्रक नहीं, बल्कि एक चलता फिरता ताबूत बन चुका था, और मैं खुद उसे अपनी मौत की मंजिल की तरफ हाँक रहा था।
मुझे कुछ करना था, कुछ भी जिससे मैं इन लोगों से छुटकारा पा सकूं। सीधे लड़ना मुमकिन नहीं था, इसलिए मुझे दिमाग से काम लेना था, मुझे धोखा देना था। और एक ट्रक ड्राइवर के लिए धोखे का सबसे अच्छा हथियार उसका अपना ट्रक ही होता है। मेरे दिमाग में एक योजना ने आकार लेना शुरू किया, एक ऐसी योजना जो खतरनाक थी पर शायद मेरी जान बचा सकती थी। मैंने गाड़ी चलाना जारी रखा, पर अब मेरी नजरें सड़क के साथ साथ एक सही मौके की तलाश में थी। मुझे एक ऐसी सुनसान जगह चाहिए थी जहां दूर दूर तक कोई और मदद मिलने की गुंजाइश न हो, ताकि जब मैं अपनी योजना को अंजाम दूं तो उन्हें मुझ पर यकीन करने के सिवा कोई और चारा न बचे। लगभग 20 मिनट की तनाव भरी यात्रा के बाद मुझे वो जगह मिल गई। यह एक लंबा घुमावदार रास्ता था जहां एक तरफ ऊंची चट्टानें थीं और दूसरी तरफ घना जंगल। सड़क पर घोर अंधेरा था। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी कुल देवी को याद किया और अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने अचानक से एक्सीलरेटर और क्लच के साथ खेलना शुरू किया। ट्रक ने एक जोर का झटका खाया और इंजन से घरघराहट की आवाजें आने लगी। क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने चौंक कर पूछा। पता नहीं बाबा, गाड़ी कुछ गड्ढा कर रही है, मैंने घबराहट भरी आवाज में कहा, जो उस वक्त काफी हद तक असली थी। मैंने 2-3 बार और ट्रक को झटके दिए। इंजन की आवाज लड़खड़ाने लगी, जैसे वो सांस छोड़ रहा हो, और फिर मैंने धीरे धीरे ट्रक को सड़क के किनारे लगाकर बंद कर दिया। केबिन में एक भयावह खामोशी छा गई। ये क्या हुआ बेटा? गाड़ी क्यों रोक दी? बूढ़े आदमी की आवाज में अब चिंता थी। इंजन बंद हो गया बाबा, लगता है कोई बड़ी खराबी आ गई है, मैंने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। वो जवान लड़का अब भी चुपचाप बैठा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में शक साफ झलक रहा था। ऐसे कैसे बंद हो गया? अभी तो ठीक चल रही थी, उसने पहली बार शक भरी आवाज में कहा। अब जो है सो है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं नीचे उतर कर देखता हूं, ये कहकर मैं जल्दी से केबिन से बाहर कूद गया। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया, पर मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। मैंने ट्रक का बोनट उठाया और अंदर इंजन में झांकने का नाटक करने लगा। मैंने जानबूझकर 1-2 तारों को हिलाया। मैं कोई मैकेनिक नहीं था, पर 10 साल की ड्राइवरी ने मुझे छोटी मोटी खराबियों को समझना सिखा दिया था, और यही ज्ञान आज मेरा सबसे बड़ा हथियार था। कुछ देर बाद वो लड़का भी ट्रक से नीचे उतर आया और मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मुझे उसकी मौजूदगी अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस मुझे काम करते हुए देख रहा था। उसका चुप रहना किसी चीख से ज्यादा डरावना था। क्या हुआ? आखिरकार उसने पूछा। लगता है फ्यूल पंप ने काम करना बंद कर दिया है, मैंने एक बहुत ही गंभीर समस्या का नाम लेते हुए कहा। यह तो यहीं ठीक नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैकेनिक को ही बुलाना पड़ेगा। मैकेनिक? कहां मिलेगा मैकेनिक इस जंगल में? बूढ़े आदमी ने भी ट्रक से उतरते हुए कहा। यहां तो कहीं नहीं मिलेगा, पीछे रुद्रप्रयाग में या फिर आगे श्रीनगर में ही कोई उम्मीद है, पर इस वक्त तो कोई नहीं आएगा। अब तो सुबह ही कुछ हो सकता है, मैंने अपनी आवाज में पूरी लाचारी भरते हुए कहा। मेरी बात सुनकर बूढ़ा आदमी आग बबूला हो गया। क्या मतलब है? सुबह कुछ होगा, हमें जरूरी काम से जाना है, तूने जरूर कुछ गड़बड़ की है, ठीक कर इसे अभी के अभी। बाबा, मेरे हाथ में होता तो मैं ठीक नहीं कर देता। मैं खुद यहाँ जंगल में रात बिताना नहीं चाहता, पर जो चीज मेरे बस में ही नहीं है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने भी थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, ताकि मेरा नाटक असली लगे। वो जवान लड़का धीरे धीरे चलकर मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसकी ठंडी सांसें मैं अपने गाल पर महसूस कर सकता था। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, गाड़ी ठीक कर। यह कोई सवाल या विनती नहीं थी, यह एक आदेश था। एक पल के लिए मेरा खून जम गया, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। नहीं हो सकती ठीक। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम खुद आकर देख लो, मैंने उसे चुनौती दी। वो कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। शायद वो यह तौलने की कोशिश कर रहा था कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। फिर वो मुड़ा और बूढ़े आदमी से उनकी अपनी किसी भाषा में कुछ कहा जो मुझे समझ नहीं आई। बूढ़े आदमी ने गुस्से में जमीन पर लात मारी। अब हम क्या करेंगे? बूढ़े ने पूछा। अब तो एक ही चारा है, यहां से आगे पैदल ही निकलना पड़ेगा। शायद आगे कोई गांव हो या कोई और गाड़ी मिल जाए। मैं तो यहीं ट्रक में रुकूंगा, सुबह मैकेनिक का इंतजाम करूंगा, मैंने कहा। ये सुनकर वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें शायद मेरी बात माननी पड़ रही थी। ठीक है, बूढ़े आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हम आगे जाएंगे, पर हमारा संदूक, वो तो आपको साथ ही ले जाना पड़ेगा बाबा। मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता।
वैसे भी इतना कीमती सामान है आपका, मैंने कहा। मेरे मुंह से यह सुनते ही उनके चेहरे पर जो भाव आए वो देखने लायक थे। उन्हें पता था कि वो संदूक कितना भारी था और उसे पैदल ले जाना लगभग नामुमकिन था, पर अब उनके पास कोई चारा भी नहीं था। उन्होंने गुस्से और लाचारी के साथ सिर हिलाया। वो जवान लड़का ट्रक के केबिन की तरफ गया और उस भारी संदूक को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। जिस संदूक को उठाने में हम दोनों की जान निकल गई थी, उस लड़के ने उसे अकेले ही खींचकर दरवाजे तक ले आया। यह देखकर मेरा शक और भी गहरा हो गया। फिर बूढ़े आदमी ने भी उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर उस संदूक को जमीन पर उतारा। याद रखना ड्राइवर, बूढ़े आदमी ने जाते जाते मुझे धमकाने वाले अंदाज में कहा, अगर हमें पता चला कि तूने हमें धोखा दिया है तो हम तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। मैं चुप रहा। वे दोनों उस भारी संदूक को उठाते हुए आगे अंधेरे में बढ़ने लगे। उनकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। वे उसे ऐसे उठाकर ले जा रहे थे जैसे वो लकड़ी का नहीं बल्कि थर्माकोल का बना हो। वे धीरे धीरे चलते हुए सड़क के एक मोड़ पर मुड़ गए और मेरी आंखों से ओझल हो गए। उनके जाते ही मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। मेरा शरीर अब भी डर से कांप रहा था, पर मेरे चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। मैंने उन्हें धोखा दे दिया था। मैं बच गया था। मैंने लगभग 10 मिनट तक इंतजार किया ताकि यह पक्का हो जाए कि वे वापस नहीं आ रहे। फिर मैं फुर्ती से ड्राइवर सीट पर बैठा। मैंने चाबी घुमाई और एक ही सेल्फ में ट्रक का इंजन अपनी पूरी ताकत से दहाड़ उठा। इंजन में कोई खराबी नहीं थी। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैंने ट्रक को गियर में डाला और एक्सीलरेटर पर अपना पूरा वजन डाल दिया। ट्रक तेजी से आगे दौड़ने लगा। मैं उस जगह से, उस खौफ से उतनी दूर भाग जाना चाहता था जितनी दूर मैं जा सकता था। मैंने साइड मिरर में देखा, पीछे की सड़क पूरी तरह खाली और अंधेरी थी। मुझे लग रहा था कि मैंने खतरे को पीछे छोड़ दिया है। मैं अपनी चालाकी पर खुश हो रहा था, पर मैं यह नहीं जानता था कि यह खौफ किसी साए की तरह था जिसे पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, और मेरी यह खुशी बहुत ही जल्द एक भयानक चीख में बदलने वाली थी। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से अंधेरी सड़क पर भागा जा रहा था। मेरे कानों में हवा के साए साए की आवाज और इंजन की मजबूत गड़गड़ाहट गूंज रही थी। ये वही आवाजें थीं जो मुझे रोज सुनाई देती थीं, लेकिन आज यह किसी जीत के संगीत की तरह लग रही थी। मैंने उन दोनों को पीछे छोड़ दिया था। मैंने उन्हें अपनी चालाकी से हरा दिया था। यह सोचकर मेरे अंदर एक अजीब सी स्फूर्ति आ गई थी। डर अब भी था, लेकिन उस पर एक जीत का एहसास हावी हो चुका था। मैंने लगभग आधे घंटे तक बिना रुके ट्रक चलाया। मैं उस जगह से, उस खौफ से ज्यादा दूर हो जाना चाहता था। जब मुझे लगा कि मैं अब काफी दूर आ चुका हूं, तब मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी की। मैंने शीशे में पीछे देखा। सड़क खाली थी। मेरा दिल अब थोड़ा शांत हुआ था। अब मेरे सामने एक नया सवाल खड़ा था। मुझे आगे क्या करना चाहिए? क्या मुझे यह डिलीवरी छोड़कर वापस ऋषिकेश लौट जाना चाहिए, या फिर पाषाणगढ़ जाकर अपना काम पूरा करना चाहिए? मेरा दिमाग कह रहा था कि वापस लौट चल, इस बला को यहीं दफन कर दे, लेकिन मेरा दिल जानता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? और अगर वो बूढ़ा और लड़का सच में कोई खतरनाक चीज थे, तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? बूढ़े आदमी की धमकी मेरे कानों में गूंज रही थी। हम तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। ये सोचकर ही मेरा खून ठंडा पड़ गया। शायद उनसे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका था, उनके रास्ते से ही हट जाना। मैंने फैसला किया कि मैं यह डिलीवरी पूरी करूंगा। मैं उस पाषाणगढ़ तक सामान पहुंचाऊंगा, अपने पैसे लूंगा और फिर इस रास्ते पर कभी कदम नहीं रखूंगा। सेठ जी से भी साफ साफ कह दूंगा कि आज के बाद ऐसे किसी अनजान काम के लिए मुझे फोन न करें। यह फैसला करने के बाद मेरा ध्यान वापस सड़क पर आ गया। सेठ जी के दिए हुए नक्शे के मुताबिक मुख्य सड़क से एक कच्चा रास्ता अंदर की तरफ कटना था। कुछ किलोमीटर आगे जाकर मुझे वो रास्ता दिख गया। वहां कोई साइन बोर्ड नहीं था, बस एक संकरा सा रास्ता जो घने जंगल के अंदर जा रहा था। अगर मेरे पास नक्शा न होता तो कोई भी उसे देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह रास्ता किसी बड़ी एस्टेट या कोठी तक जा सकता है। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक को उस कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। पक्की सड़क छोड़ते ही ट्रक की गति धीमी हो गई। अब टायर डामर पर नहीं बल्कि मिट्टी और कंकड़ पर चल रहे थे और उनकी चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। रास्ता बेहद संकरा था, इतना कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती तो पास देना भी मुश्किल हो जाता। दोनों तरफ देवदार और बांज के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी छनकर जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हेडलाइट की रोशनी जहां तक जाती थी बस वहीं तक का रास्ता दिखाई देता था। उसके आगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था।
यहाँ का माहौल मुख्य सड़क से कहीं ज्यादा डरावना और घुटन भरा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, झींगुरों की आवाज भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ मैं, मेरा ट्रक और यह अंतहीन लगने वाला अंधेरा रास्ता है। मेरा वो जीता हुआ आत्मविश्वास अब फिर से डर में बदलने लगा था। मैं बस जल्द से जल्द उस कोठी तक पहुंचना चाहता था। मैं लगभग 10-15 किलोमीटर उस रास्ते पर चल चुका था। हर मोड़ पर मैं उम्मीद करता कि मुझे वो लोहे का बड़ा सा गेट दिख जाएगा, पर रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी दूर मुझे रोशनी का एक बिंदु दिखाई दिया। नहीं, रोशनी नहीं, बल्कि किसी चीज से टकराकर लौटती हुई मेरी ही हेडलाइट की रोशनी थी। जैसे जैसे मैं नजदीक पहुंचा, वो चीज साफ होती गई। सड़क के बीचों बीच एक पुराना खटारा सा ट्रक खड़ा था। मेरा दिल जोर से धड़का। इस वीरान रास्ते पर यह ट्रक कहां से आया? मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी कर ली। रास्ता इतना तंग था कि मुझे उसके बगल से निकलने के लिए बिल्कुल सटकर गुजरना पड़ता। मैंने सोचा शायद कोई ड्राइवर मुसीबत में होगा, लेकिन जैसे ही मेरा ट्रक उस खड़े हुए ट्रक के पास पहुंचा, उसकी केबिन का दरवाजा खुला और एक शख्स नीचे उतरा। वो मेरी हेडलाइट की तेज रोशनी में खड़ा हो गया। उसे देखते ही मेरे मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए और पांव ब्रेक पर। वो वही बूढ़ा आदमी था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। यह नामुमकिन था। वो लोग पैदल थे, उनके साथ एक भारी संदूक था। वो मुझसे पहले यहां कैसे पहुंच सकते थे? क्या यह कोई दूसरा ट्रक था? क्या यह कोई और बूढ़ा आदमी था? मेरा दिमाग हजारों संभावनाएं तलाश रहा था, लेकिन मेरा दिल सच जानता था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलकर मेरे ट्रक के दरवाजे के पास आया और शीशे पर हाथ मारा। मैं पत्थर की मूर्ति बना बस उसे देखता रहा। मैंने कहा था ना ड्राइवर। उसकी आवाज अब पहले की तरह लाचार या घर घर आती हुई नहीं थी। उसकी आवाज में एक ठंडी फौलादी कड़क थी कि हम तुझे ढूंढ निकालेंगे। तभी उस पुराने ट्रक की तरफ से वो जवान लड़का भी अंधेरे से निकलकर सामने आ गया। इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें अंधेरे में किसी शिकारी जानवर की तरह चमक रही थीं। मैं बुरी तरह फंस चुका था। यह रास्ता एक जाल था। यहां से वापस मुड़ना भी नामुमकिन था। दरवाजा खोलो, लड़के ने आदेश दिया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजे का लॉक खोला। बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलकर अंदर नहीं आया, बल्कि नीचे ही खड़ा रहा। लड़का घूमकर दूसरी तरफ गया और केबिन का दूसरा दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया, मेरे बगल में। गाड़ी चलाओ, उसने कहा। वो ट्रक आपका है? मैंने हकलाते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने मेरे सवाल पर एक जोर का ठहाका लगाया। उसकी हंसी किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी कर्कश और डरावनी थी। हाँ, हमारा ही कबाड़ा है। हमें पता था कि यह ज्यादा दूर नहीं चलेगा, पर हमें यह भी पता था कि तुम हमें लेने जरूर आओगे। पर तुम लोग यहां पहुंचे कैसे? तुम इंसानों की यही दिक्कत है रोशन, लड़के ने मेरा नाम लेते हुए कहा। उसके मुंह से अपना नाम सुनना किसी हथौड़े की चोट जैसा था। तुम सिर्फ वो देखते हो जो तुम्हारी आंखें दिखाती हैं। तुम वो नहीं देख पाते जो पर्दे के पीछे होता है। अब सवाल पूछना बंद करो और गाड़ी चलाओ। हमारी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। इस बार उनके बर्ताव में कोई बनावट नहीं थी, कोई लाचारी का नाटक नहीं था, सिर्फ खुला खतरा और नंगी धमकी थी। मुझे समझ आ गया था कि ढाबे पर जो हुआ वो मेरा धोखा नहीं था, बल्कि वो उनकी योजना का ही एक हिस्सा था। उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया कि मैं बच निकला हूं, ताकि मैं खुद चलकर उनके जाल तक आ जाऊं। मैंने चुपचाप ट्रक को गियर में डाला और आगे बढ़ा दिया। मेरा शरीर मेरा था, पर उसकी लगाम अब किसी और के हाथ में थी। मैं अब ड्राइवर नहीं, एक कैदी था, जिसे उसकी मौत की सजा सुनाने के लिए जल्लाद के पास ले जाया जा रहा था। तुमने सोचा था कि तुम हमसे ज्यादा चालाक हो? लड़के ने कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज मेरे कान में किसी जहरीले सांप की फुफकार की तरह लगी। धोखा देने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता ड्राइवर। मैं चुप रहा। मेरे पास कहने के लिए कुछ था भी नहीं। मेरी सारी हिम्मत, सारी चालाकी, सब कुछ धरा का धरा रह गया था। मैं उस रात अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सीख रहा था कि जब खौफ आपका पीछा करने पर आता है तो आप उससे भाग नहीं सकते। आप जितना तेज भागते हैं उतनी ही तेजी से आप उसके जाल में फंसते चले जाते हैं। अब मेरा ट्रक पाषाणगढ़ की ओर बढ़ रहा था, एक ऐसी जगह जिसे मैंने कभी देखा नहीं था। पर अब मुझे यकीन हो गया था कि वो मेरी जिंदगी की आखिरी मंजिल होने वाली थी। मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मैं एक लाश था जिसके हाथ पैर अपने आप चल रहे थे। मेरा दिमाग,
मेरी आत्मा, सब कुछ जैसे उस पल में मर चुका था जब मैंने बूढ़े आदमी की हंसी सुनी थी और लड़के के मुंह से अपना नाम। खौफ की एक बर्फीली परत मेरे पूरे वजूद पर जम चुकी थी। केबिन के अंदर की हवा इतनी भारी हो गई थी कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वो सड़ी हुई मीठी सी गंध अब और भी तेज हो गई थी, जैसे कोई मेरे मुंह पर ही कोई गली हुई चीज रख गया हो। हम उसी संकरे कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। हेडलाइट की रोशनी में पेड़ पौधे और भी अजीब और डरावने लग रहे थे। पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे किसी कंकाल के हाथ हों जो मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हों। इस रास्ते पर कोई मोड़ नहीं था, कोई उतार चढ़ाव नहीं था, बस एक सीधा अंतहीन रास्ता था जो अंधेरे के दिल में उतरता जा रहा था। मेरे बगल में बैठा लड़का और खिड़की के पास बैठा बूढ़ा आदमी, दोनों अब पूरी तरह खामोश थे, पर उनकी खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति की तरह थी। मुझे पता था कि कुछ भयानक होने वाला है। मैं बस मौत का इंतजार कर रहा था। मुझे अब पाषाणगढ़ पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। मैं चाहता था कि यह रास्ता कभी खत्म न हो, यह सफर बस यूं ही चलता रहे, क्योंकि मैं जानता था कि मंजिल पर पहुंचना मौत के फरमान पर दस्तखत करने जैसा होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि मेरी नजरें सिर्फ सामने सड़क पर टिकी रहें। मैं उस लड़के की तरफ या शीशे में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन दिमाग को कैसे रोकें। मेरी आंखें बार बार अपनी मर्जी के खिलाफ दाहिनी तरफ लगे साइड मिरर की ओर घूम जाती थी। हर बार मैं एक झटके से अपनी नजरें वापस सड़क पर ले आता, पर आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया। एक पल के लिए मेरी नजर उस आईने पर टिकी गई, और इस बार जो मैंने देखा वो कोई एक पल का धोखा या वहम नहीं था। वो एक ऐसी हकीकत थी जो धीमी और स्पष्ट गति से मेरे सामने खुल रही थी, जैसे कोई खौफनाक नाटक का पर्दा उठ रहा हो। आईने के अक्स में मेरे बगल में बैठा लड़का अब लड़का नहीं था। उसका इंसानी चोला जैसे पूरी तरह उतर चुका था। उसका चेहरा वही सड़ा गला लाश जैसा था जिसकी एक झलक मैंने पहले देखी थी। सूखी भूरी खाल हड्डियों से चिपकी हुई थी। आंखों की जगह दो अंधेरे गहरे गड्ढे थे जिनमें कोई रूहानी आग जल रही थी, और उसके होंठ जो अब भी एक मुस्कान में फैले हुए थे, उनके नीचे से नुकीले पिशाचों जैसे दांत साफ दिखाई दे रहे थे। खिड़की के पास बैठा बूढ़ा आदमी भी अब बूढ़ा नहीं था। उसका शरीर किसी सूखे हुए पेड़ के तने की तरह टेढ़ा मेढ़ा और ठूंठ जैसा लग रहा था। उसकी चमड़ी में हजारों झुर्रियां थीं, जैसे किसी पुराने कागज को मोड़कर रख दिया गया हो। और उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें, वो इंसानी आंखें नहीं थीं, बल्कि दो सुलगते हुए अंगारे थे जो अंधेरे में भी दहक रहे थे। अगर सिर्फ इतना ही होता तो शायद मैं डर के मारे ट्रक को किसी खाई में ले जाता, पर जो वो कर रहे थे उसने मेरे दिमाग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आईने के अक्स में मैंने देखा कि वो लड़का सीट के पीछे रखे उस भारी लकड़ी के संदूक की तरफ झुका। उसने संदूक का ढक्कन खोला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस संदूक के अंदर क्या होगा, पर जो मैंने देखा उसकी कल्पना कोई इंसान नहीं कर सकता। उसने संदूक के अंदर से कुछ बाहर निकाला। वो किसी इंसानी हाथ जैसा लग रहा था, जिस पर अब भी कुछ फटे हुए कपड़े के टुकड़े चिपके थे। उस हाथ से अब भी ताजा खून टपक रहा था जो ट्रक के फर्श पर गिर रहा था। उस पिशाच जैसे लड़के ने उस हाथ को अपने नुकीले दांतों से ऐसे नोचा जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को नोचता है। कच्चा मांस फटने की और हड्डियां चटकने की एक घिनौनी गीली आवाज मेरे कानों में पड़ी। बूढ़े आदमी ने भी संदूक में हाथ डाला और एक मांस का लोथड़ा निकाला और उसे किसी भूखे जानवर की तरह खाने लगा। वे खा रहे थे। मेरे ट्रक के केबिन में मेरी बगल वाली सीट पर बैठकर वे इंसानी मांस खा रहे थे। वो घिनौनी सड़ी हुई गंध अब और भी तेज हो गई थी। वो उनके मुंह से, उनके शरीर से, उस संदूक से आ रही थी। मैं जम गया था। मेरा शरीर पत्थर का हो गया था। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज मेरे हलक में ही दबकर रह गई थी। मैं रोना चाहता था, पर मेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। मैं बस एक जिंदा लाश की तरह स्टीयरिंग व्हील पकड़े बैठा था और अपनी आंखों के सामने नरक का वो मंजर देख रहा था जिसे कोई इंसान देखकर जिंदा नहीं रह सकता। मेरा दिमाग ये मानने से इनकार कर रहा था, ये नहीं हो सकता, ये सब एक सपना है, एक बहुत ही भयानक सपना। मैं अभी जाग जाऊंगा। तभी उस लड़के ने, या जो भी वो चीज थी, मेरी तरफ अपना वो सड़ा हुआ चेहरा घुमाया। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। उसने अपनी लंबी काली जीभ निकालकर अपने होंठ साफ किए और फिर मुस्कुराया, और फिर वो बोला। उसकी आवाज अब गहरी और सपाट नहीं थी। उसकी आवाज में जैसे कई लोगों की चीखें मिली हुई थीं।
एक ऐसी आवाज जो किसी कब्र के अंदर से आ रही हो। अब समझ आया ड्राइवर, उसने कहा, कि तुम क्या पहुंचा रहे हो। उसने अपना एक हाथ ट्रक के डैशबोर्ड पर रखे मेरे लंच बॉक्स की तरफ बढ़ाया और उसे छूते हुए बोला, जैसे तुम्हें भूख लगती है वैसे ही हर सामान को भूख लगती है, हमारी इस अमानत को भी लगती है। उसकी नजर ट्रक के पीछे लदे हुए सामान पर थी। मेरा दिमाग फट गया। क्या वो मेरे ट्रक में लदे सामान की बात कर रहा था? वो संगमरमर के पत्थर, वो मशीनरी? नहीं, इसका मतलब कुछ और था, कुछ और ज्यादा खौफनाक। मैं कुछ नहीं बोल सका। मैं बस उस रास्ते को देखता रहा जो अंधेरे में गुम होता जा रहा था। मैं समझ गया था, मैं सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था जो सामान पहुंचा रहा था, मैं खुद उस सामान का एक हिस्सा था। मैं, मेरा ट्रक और शायद सेठ जी का भेजा हुआ वो कीमती माल, सब कुछ किसी भयानक पूजा या अनुष्ठान का हिस्सा था। और ये दोनों पिशाच उस अमानत के रखवाले थे जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा रहे थे और रास्ते में अपनी भूख मिटा रहे थे। मैंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। तभी दूर अंधेरे में मुझे दो बड़ी बड़ी रोशनियां दिखाई दी। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, मुझे एहसास हुआ कि वो रोशनियां एक बहुत बड़े काले लोहे के गेट पर लगी हुई थी। गेट इतना ऊंचा था कि मेरे ट्रक की ऊंचाई भी उसके सामने बौनी लग रही थी। गेट पर बड़े बड़े त्रिशूल और डरावने मुंह वाले जानवरों की आकृतियां बनी हुई थीं। पाषाणगढ़ एस्टेट। हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। एक ड्राइवर के तौर पर मेरा सफर खत्म हो चुका था और अब एक बलि के बकरे के तौर पर मेरा सफर शुरू होने वाला था। मेरे ट्रक की हेडलाइट उस विशाल काले लोहे के गेट पर पड़ी तो उस पर बने त्रिशूल और जानवरों के डरावने चेहरे अंधेरे में चमक उठे। यह किसी अमीर आदमी का गेट नहीं लग रहा था, यह नरक का दरवाजा लग रहा था। मैं पूरी तरह से सुन्न हो चुका था, बस उस गेट को घूर रहा था जो मेरी मौत का प्रवेश द्वार था। तभी एक तेज कान फाड़ने वाली की आवाज के साथ वो विशाल गेट अपने आप अंदर की तरफ खुलने लगा। वहां कोई गार्ड नहीं था, कोई मशीन नहीं थी। ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे हुक्म दिया हो। अंदर ले चल, मेरे बगल में बैठे उस पिशाच ने हुक्म दिया। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग व्हील पर घूम गए और मैंने ट्रक को गेट के अंदर ले लिया। जैसे ही मेरे ट्रक ने दहलीज पार की, वो गेट मेरे पीछे उसी तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। अब वापसी के सारे रास्ते खत्म हो चुके थे। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा वीरान और डरावना था। ये एक बहुत बड़ी एस्टेट थी, पर यहाँ जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। रास्ता अब भी कच्चा था और उसके दोनों तरफ सदियों पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं किसी चुड़ैल के उलझे हुए बालों की तरह एक दूसरे में फंसी हुई थीं। जगह जगह पर पुरानी मूर्तियों के टूटे फूटे हिस्से पड़े थे, जिन पर काई और जंगली घास उगाई थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी और सड़ांत की गंध थी, जो अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। रास्ते के आखिर में एक छोटी सी पहाड़ी पर वो हवेली खड़ी थी, पाषाणगढ़ की हवेली। वो अंधेरे में एक काले पहाड़ की तरह लग रही थी, एक ऐसा पहाड़ जो जिंदा हो और सांस ले रहा हो। हवेली की कुछ ही खिड़कियों में पीली मध्यम रोशनी जल रही थी, जो ऐसी लग रही थी जैसे किसी भूखे जानवर की आंखें अंधेरे में चमक रही हों। मुझे हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ नहीं, बल्कि पीछे की तरफ बने एक बड़े से गोदाम की ओर ट्रक ले जाने का इशारा किया गया। गोदाम के बाहर दो बड़े बड़े बल्ब जल रहे थे, जिनकी पीली रोशनी में वहां का माहौल और भी भयावह लग रहा था। जैसे ही मैंने ट्रक रोका, गोदाम के अंधेरे से कुछ परछाइयां बाहर निकली। वे 4-5 लोग थे, पर वे साधारण मजदूर या नौकर नहीं लग रहे थे। वे सब के सब दुबले पतले, लंबे और अजीब तरह से झुके हुए थे। उन्होंने काले फटे हुए से कपड़े पहने थे और उनके चेहरे भावहीन थे। वे बिना कोई आवाज किए भूतों की तरह चलकर ट्रक के पास आ गए। सामान उतारो, बूढ़े आदमी ने, जो अब ट्रक से नीचे उतर चुका था, उन लोगों को आदेश दिया। उन नौकरों ने बिना कोई सवाल किए काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने ट्रक पर लदे संगमरमर के भारी पत्थर और मशीनरी को उतारना शुरू किया, लेकिन वे उसे उतार नहीं रहे थे, फेंक रहे थे। कीमती संगमरमर जमीन पर गिरकर टूट रहा था, पर किसी को कोई परवाह नहीं थी। यह साफ था कि यह सारा सामान सिर्फ एक दिखावा था, एक पर्दा था जिसके पीछे कोई और खौफनाक हकीकत छिपी थी। जब ट्रक लगभग खाली हो गया, तो बूढ़े आदमी ने उन नौकरों को रुकने का इशारा किया। वो ट्रक के ऊपर चढ़ा और तिरपाल के नीचे छिपी कुछ चीजों की तरफ इशारा किया। वे लकड़ी के बड़े बड़े सीलबंद बक्से थे, जिन्हें संगमरमर के पत्थरों के बीच छिपाकर रखा गया था।
सेठ जी ने इनके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। इसे ध्यान से उतारना, बूढ़े ने कहा। 2 नौकर ऊपर चढ़े और एक बक्से को उतारने लगे, पर शायद अंधेरे और हड़बड़ी में उनका संतुलन बिगड़ गया। वो भारी बक्सा उनके हाथ से छूटा और एक कोने से जमीन पर आ गिरा। धड़ाम की आवाज के साथ बक्से का एक कोना टूट गया और उसके अंदर से जो चीज बाहर लुढ़की उसे देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो एक इंसान का कटा हुआ सिर था, एक औरत का सिर जिसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं और डर से बाहर की ओर उभरी हुई थीं। उसके लंबे बाल जमीन पर फैल गए थे। तो यह था असली सामान, यह था वो राज जिसे पहुंचाने के लिए मुझे चुना गया था। मेरा ट्रक कोई मालगाड़ी नहीं बल्कि एक चलता फिरता कब्रिस्तान था जो इन पिशाचों के लिए ताजा शिकार ढोकर ला रहा था। इसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं। शायद मैं चीखा था या शायद मैं बेहोश होने वाला था। मुझे बस इतना याद है कि मेरे बगल में बैठे उस जवान लड़के ने मेरे बालों को मजबूती से पकड़कर मुझे सीट से बाहर खींचा। तुम्हारा काम खत्म हुआ ड्राइवर, उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा। अब हमारा काम शुरू होगा। वो और एक दूसरा नौकर मुझे घसीटते हुए उस खौफनाक हवेली की तरफ ले जाने लगे। मेरे पैर जमीन पर घिसट रहे थे, पर मुझ में विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची थी। मुझे हवेली के मुख्य दरवाजे से नहीं बल्कि एक छोटे पिछले दरवाजे से अंदर ले जाया गया। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा घुटन भरा था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर अजीब और गरीब खून जैसे लाल रंग से बने चिन्ह और आकृतियां थीं। हवा में अगरबत्ती और लोबान की तेज महक उस सड़ांत की गंध के साथ मिलकर जी खराब कर रही थी। हम एक लंबी गैलरी से गुजरे जहां दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों में मौजूद लोगों की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे मुझे घूर रही हों और मेरी बेबसी पर हंस रही हों। मुझे घसीटकर एक सीढ़ी के पास लाया गया जो नीचे की तरफ किसी तहखाने में जा रही थी। वे मुझे उन सीढ़ियों से नीचे ले गए। नीचे और भी ज्यादा अंधेरा और सीलन थी। आखिरकार उन्होंने एक भारी लोहे के दरवाजे को खोला और मुझे अंदर धकेल दिया। धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और बाहर से कुंडी लगने की आवाज आई। मैं पूरी तरह से अंधेरे में था, एक ऐसा अंधेरा जो आंखों में चुभ रहा था। जमीन ठंडी और गीली थी। मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा था, नहीं नहीं नहीं। मैं उस ठंडी जमीन पर पड़ा हुआ न जाने कितनी देर तक रोता रहा। जब आंसू भी सूख गए तो मैं बस खाली नजरों से अंधेरे को घूरता रहा। मुझे लगा कि मैं इस तहखाने में अकेला हूं, अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं, पर मैं अकेला नहीं था। कुछ देर बाद मुझे कोने से एक सिसकी लेने की दबी हुई सी आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गया। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़कर देखने की कोशिश की। कौन है? मेरी आवाज किसी डरे हुए चूहे की तरह निकली। कुछ देर कोई जवाब नहीं आया। फिर एक बहुत ही कमजोर कांपती हुई आवाज आई, तुम भी? हाँ, मैंने जवाब दिया। मुझे अंधेरे में एक परछाई सी हिलती हुई महसूस हुई। शायद वो मेरी तरफ ही आ रहा था। मुझे उसकी भारी सांसें सुनाई दे रही थी। कब लाए ये लोग तुम्हें? उस आवाज ने पूछा। अभी, बस अभी। तुम कब से हो यहां? मैंने पूछा। 3 दिन से, उसने जवाब दिया और उसकी आवाज में छुपी निराशा ने मेरे दिल को चीर दिया। ये पाषाण गढ़ है। यहां जो आता है वापस नहीं जाता। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर बची खुची उम्मीद भी मर गई। क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? मैंने पूछा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर एक ऐसी बात कही जिसने मुझे जिंदा लाश बना दिया। कल, उसने एक टूटी हुई खौफजदा फुसफुसाहट में कहा, कल अमावस्या है और वो अपनी भूख मिटाएंगे। अमावस्या, ये एक शब्द मेरे कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर गया। मेरे सामने बैठे उस आदमी की परछाई अंधेरे में कांप रही थी। वो 3 दिन से इस नरक में था और अब मैं भी उसका साथी बन गया था। कल अमावस्या थी और वो अपनी भूख मिटाएंगे। हम उनकी दावत का मुख्य भोजन थे। एक पल के लिए मैंने हार मान ली। मेरी आंखों के सामने मेरे बीवी बच्चों के चेहरे घूम गए। मैंने सोचा, बस यही मेरा अंत है। इस अंधेरे सीलन भरे तहखाने में किसी अनदेखे पिशाच का भोजन बनकर मर जाना ही मेरी किस्मत में लिखा था। मैं जमीन पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। पर मौत का इंतजार करना मौत से भी ज्यादा भयानक होता है। हर गुजरते पल के साथ उस लड़के का सड़ा हुआ चेहरा और बूढ़े आदमी की दहकती आंखें मेरे दिमाग में कौंध रही थीं। कच्चा मांस नोचने की वो घिनौनी आवाज मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। नहीं,
मैं ऐसे नहीं मर सकता था। मैं एक भेड़ बकरी नहीं था जिसे कोई भी आकर हलाल कर दे। मैं रोशन था, एक ट्रक ड्राइवर जिसने पहाड़ों की सबसे खतरनाक सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजारी थी। मैं लड़े बिना हार नहीं मानूंगा। मेरे अंदर जैसे किसी ने बिजली भर दी। मैं उठकर बैठ गया। हमें यहां से निकलना होगा, मैंने अपने साथी कैदी से कहा। नहीं, कोई रास्ता नहीं है। उसकी आवाज में निराशा थी। यह दरवाजा लोहे का है। तो क्या हुआ? दीवारें तो पत्थर और मिट्टी की हैं। 100 साल पुरानी हवेली है, कोई ना कोई जगह तो कमजोर होगी। मरने से तो अच्छा है कि कोशिश करके मरे। मेरी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो मुझे खुद भी हैरान कर गई। मेरी हिम्मत देखकर शायद उस आदमी के अंदर भी कोई चिंगारी जली। वो भी उठकर मेरे पास आ गया। हम दोनों ने उस घोर अंधेरे में अपने हाथों से उस तहखाने की दीवारों को टटोलना शुरू किया। हर पत्थर, हर ईंट को हिलाकर देखा। घंटों बीत गए। हमारे हाथ छिल गए थे, उनमें से खून बह रहा था, पर हम लगे रहे और आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। एक कोने में जमीन के पास दीवार का एक पत्थर हिला। वो ढीला था। हम दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को खींचना शुरू किया। कुछ देर की मशक्कत के बाद पत्थर बाहर आ गया। उसके पीछे कुछ और ढीली ईंटें थीं। हमने उन्हें भी हटाया। अब वहां एक छोटा सा सुराख बन गया था जिससे एक आदमी बड़ी मुश्किल से बाहर निकल सकता था। चलो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं पहले उस सुराख से बाहर निकला। हम तहखाने से निकलकर हवेली के किसी अनजान हिस्से में थे। यहां अंधेरा और भी ज्यादा था। अब क्या? मेरे साथी ने पूछा। मेरा ट्रक, हमें मेरे ट्रक तक पहुंचना है। वही हमारा यहां से निकलने का एकमात्र रास्ता है, मैंने कहा। हम दोनों किसी बिल्ली की तरह दबे पांव दीवारों के सहारे आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर दिल हलक में आ जाता था। हवेली में एक मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था, पर हमें लग रहा था जैसे हर कोने से कोई हमें देख रहा है। हम एक गलियारे से गुजर रहे थे कि तभी हमें आगे एक कमरे से आती पीली रोशनी और कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। हम फौरन एक टूटी हुई अलमारी के पीछे छिप गए। दरवाजे की एक छोटी सी दरार से मैंने जो अंदर झांका, उसे देखकर मेरी आत्मा कांप गई। अंदर वही बूढ़ा आदमी जो अब अपने असली सूखे हुए ठूंठ जैसे रूप में था, कुछ और काले कपड़े पहने लोगों के साथ किसी पूजा की तैयारी कर रहा था। जमीन पर खून से एक बड़ा सा गोला बनाया गया था और बीच में इंसानी खोपड़ियां रखी हुई थीं। मेरा कटा हुआ सिर वाला ख्याल सच था। तभी मेरे साथी ने डर के मारे एक दबी सी आह भरी। अंदर मौजूद उस बूढ़े पिशाच के कान खड़े हो गए। उसने अपना सिर घुमाया और सीधा हमारी तरफ देखा, जैसे वो दीवार के आर पार देख सकता हो। भागो, मैंने फुसफुसाया। हम दोनों दो अलग अलग दिशाओं में भागे। मैं पीछे गोदाम की तरफ भागा जहां मेरा ट्रक खड़ा था। मेरे पीछे कदमों की तेज आवाजें आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे अपने साथी की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी जो एक पल में ही खामोश हो गई। मैं समझ गया, वो पकड़ा गया था। अब मैं अकेला था। मैं अपनी पूरी जान लगाकर भागा और आखिरकार गोदाम में पहुंच गया। सामने मेरा ट्रक खड़ा था, मेरी आजादी का एकमात्र जरिया। मैं भागकर ड्राइवर सीट का दरवाजा खोलने लगा, पर वो लॉक था। चाबियां तो मेरे पास थी ही नहीं। शायद उन्होंने पहले ही निकाल ली थी। नहीं, मैं चीखा। तभी गोदाम के दरवाजे पर वो जवान लड़का और दो और नौकर आकर खड़े हो गए। लड़के के चेहरे पर एक विजयी क्रूर मुस्कान थी। कहा था ना ड्राइवर, कोई नहीं बच सकता यहां से। वे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने पास में पड़ा एक लोहे का मोटा पाइप उठाया और ट्रक की खिड़की के शीशे पर पूरी ताकत से दे मारा। खचाक की आवाज के साथ शीशा टूट गया। मैं टूटे हुए शीशे से अंदर कूदा और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी ट्रक को बिना चाबी के स्टार्ट करना। मैंने बचपन में अपने उस्ताद से यह तरीका सीखा था। मैंने फुर्ती से स्टीयरिंग के नीचे के तार खींचे और उन्हें आपस में भिड़ाने लगा। बाहर वो लोग ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक नौकर ने टूटी खिड़की से मुंह पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने तारों को एक आखिरी बार भिड़ाया और घर की आवाज के साथ ट्रक का इंजन जिंदा हो गया। मैंने एक पल भी नहीं घुमाया। ट्रक को पहले गियर में डालकर एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक एक झटके के साथ आगे बढ़ा। जो नौकर खिड़की पर लटका था वो दूर जा गिरा। बाकी लोग भी पीछे हट गए, लेकिन वो पिशाच लड़का ट्रक के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। रोक दे, वो गरजा, पर मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने ट्रक सीधा उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे लगा वो हट जाएगा, पर वो नहीं हटा। ट्रक ने उसे एक जोरदार टक्कर मारी।
पर ऐसा लगा जैसे मैं किसी इंसान से नहीं बल्कि पत्थर की दीवार से टकराया हूं। वो कई फुट दूर जाकर गिरा। मैंने ट्रक को घुमाया और सीधा उस बड़े लोहे के गेट की तरफ दौड़ा दिया। धड़ाम! एक भयानक टक्कर के साथ ट्रक गेट से टकराया। गेट हिला पर टूटा नहीं। मैंने ट्रक को रिवर्स लिया और फिर से पूरी रफ्तार से टक्कर मारी। धड़ाम! इस बार गेट का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया। मैंने उस सुराख से ट्रक को बाहर निकाल लिया। मैं आजाद था। मैंने उस खौफनाक रास्ते पर ट्रक ऐसे भगाया जैसे मेरे पीछे मौत भाग रही हो। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मुझे मुख्य सड़क की रोशनी नहीं दिख गई। मैं सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां जाकर गिर पड़ा। पुलिस ने मेरी कहानी सुनी। उन्हें लगा मैं पागल हूं या नशे में हूं, पर मेरे शरीर पर लगी चोटें और मेरे ट्रक की हालत देखकर वे जांच करने के लिए तैयार हो गए। जब पुलिस की टीम मेरे साथ पाषाणगढ़ पहुंची तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गेट टूटा हुआ था जैसा मैं छोड़कर गया था, पर अंदर हवेली ऐसी लग रही थी जैसे वहां सदियों से कोई नहीं रहा हो। हर तरफ धूल और वीरानी थी। न कोई नौकर, न कोई पूजा का सामान, न खून के धब्बे। तहखाने में भी कुछ पुरानी जंग लगी जंजीरों के सिवा कुछ नहीं था। मेरे साथी कैदी या उसकी लाश का भी कोई निशान नहीं था। पुलिस ने मुझे झूठा और उनका वक्त बर्बाद करने वाला समझकर डांट कर भगा दिया। मैं हार कर वापस लौट आया। मैं सेठ जी से जवाब मांगने उनके ट्रांसपोर्ट अड्डे पर गया, पर वहां ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों ने बताया कि वो कंपनी रातों रात खाली हो गई है। सेठ जी अपने परिवार के साथ न जाने कहां चले गए। मैं समझ गया यह एक बहुत बड़ा जाल था जिसमें मेरे जैसे न जाने कितने ड्राइवर फंसे होंगे। मैं बच गया था, पर मेरी आत्मा वहीं पाषाणगढ़ में कैद हो गई थी। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। कई महीने बीत गए। मैं धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उस रात को कभी नहीं भुला पाया। एक दिन मेरे फोन पर एक अनजाने नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी ठंडी आवाज आई। अच्छा, ड्राइवर था तू, रोशन? वो उसी पिशाच लड़के की आवाज थी। मेरा खून जम गया। हमें जल्द ही फिर से कुछ नया सामान मंगवाना है। सोच रहे हैं तुम्हें ही बुलाएं। शायद अगली बार तुम ज्यादा सहयोग करोगे, कहकर उसने एक खौफनाक हंसी के साथ कॉल काट दिया। मैं वहीं सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं उस हवेली से बच निकला था, पर उस खौफ से नहीं। वो आज भी आजाद थे और शायद अपना अगला शिकार ढूंढ रहे थे। मैं जिंदा था, पर अब मैं जानता था कि असली डर सुनसान सड़कों या अंधेरी रातों में नहीं होता। असली डर हमारे आसपास ही होता है, इंसानी चोला पहने हमारे भरोसे का इंतजार करते हुए। मैं बच गया था, पर आजाद नहीं था, और शायद अब कभी हो भी नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां में आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।